गुड आफ्टरनून। आई होप सबने एंजॉय किया। गुड। रिट्रीट का सबसे बेस्ट पार्ट ये इंट्रोडक्शन होते हैं बिकॉज इसमें इतने लोग पूरे शिद्दत से भावपूर्वक अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को जब सुनाते हैं तो मुझे लगता है आपका काफ़ी समय बच जाता है। बिकॉज इसी अनुभव को सुनने के लिए आपको भी कितने दिन, कितने महीने, कितने साल स्पेंड करने पड़ते हैं, राइट? और एक ही जगह पे सबने अपने अपने जो हीलिंग के, साइकिक सर्जरी के, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, यूट्यूब के वीडियोस, सारे एक्सपीरियंसेस आप सुनते हो यहाँ पे। अब एक्चुअली करंट नहीं है बट एनी हाउ हम स्टार्ट हमेशा ऑरा के सब्जेक्ट से करते हैं, तो मैं कुछ ऑरा के बारे में आपको बताऊंगा। वैसे तो आपने काफ़ी मेरे वीडियोस देखे हैं। तो एक चीज आप समझो कि हमारे ऑरा के 7 लेयर्स होते हैं। अब यहाँ मेडिकल एंड स्पिरिचुअल फील्ड में फर्क क्या है कि हम लोग मेडिकल सिस्टम में अंदर बॉडी के सेल्स तक जाते हैं और उसका माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं, किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, इसको टाइफाइड है, इसको मलेरिया है, फाइलेरियोसिस है, कैंसर है, ये सब बताते हैं। तो उस सेल के अंदर क्या बिगड़ा है उससे हमारा निदान होता है, डायग्नोसिस होता है। यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन में हम ऑरा के 7 लेयर्स को मानते हैं कि 7 प्रकार के एक लेयर्स होते हैं करके। बाहर 7th जो आउटर मोस्ट होता है वो स्पिरिचुअल होता है, 6th होता है वो मेंटल होता है, 5th होता है इमोशनल होता है, और अंदर के 4 फिजिकल ऑरा होते हैं। अब ये 7 लेयर्स के अंदर आप लोगों का कुछ ना कुछ इंटीग्रेटेडली प्रॉब्लम्स है। मतलब कुछ लोगों को माइंड में प्रॉब्लम है और उसका इफेक्ट बॉडी पे है, कुछ लोगों का इमोशंस में प्रॉब्लम है, उसका इफेक्ट बॉडी पे है, कुछ लोगों के बॉडी पे इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट माइंड पे चल रहा है। तो ये जो कॉज कहीं है, इफेक्ट कहीं है, ये मेडिकल साइंस कभी नहीं समझ पाया और इसलिए मेडिकल साइंस यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है कि भाई कैंसर आपका अंदर है, आपको पता नहीं उसका कॉज कहाँ पे है। आपको डायबिटीज है, उसका कॉज कहाँ पे, ये मेडिकल साइंस को नहीं पता चलता। जब हम ऑरा से इन्वेस्टिगेट करते हैं तब पता चलता है कि कौन से लेयर में कॉज है और कौन से लेयर पे इफेक्ट है। ये आपको समझना है यहाँ पे। तो ये आने वाले 5 दिन में हम आपकी सारी 7 लेयर्स को क्लीन करने वाले, सारे 7 लेयर्स को क्लीन करने। जहां पे क्या कहते हैं, एक लाइन में चलना होता है ना। सपोज मैं आपको कहूंगा यहां से स्टार्ट करो, वो दरवाजे तक आपको वॉक करना है, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितनी मीटर की वॉकिंग है मेरी। तो इजी होता है समझने के लिए। लेकिन मैं अगर आपको कहूंगा कि यहाँ 360 डिग्री आपको मूवमेंट करनी है, तो आप ये अंदाज नहीं लगा पाओगे कि 360 डिग्री जब मैं चलूंगी तो कितना मीटर मेरी वॉकिंग होगी। इज इट राइट? तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी है, सर्कल है, रेडियस है ये। इसमें कभी स्पिरिचुअल लेयर के ऊपर काम करना पड़ता है, कभी इमोशनल सर्कल पे काम करना पड़ता है, कभी मेंटल लेयर पे काम करना है, कभी फिजिकल लेयर पे काम करना है। तो जब आप काम करते हो ये सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, योगा से, मेडिटेशन, हीलिंग से, रिग्रेशन से, आपको ये नहीं पता चलता है ये कौन से सर्कल में मेरा क्लियरेंस हुआ। 3rd में हुआ, 2nd में हुआ, 7th में हुआ, 1st में हुआ, ये आपको पता ही नहीं चलता। एक्सपीरियंस होता है और उसको आप समझा भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस होने के वजह से वो डिसॉल्व हो जाता है, और जो चीज डिसॉल्व हो गई वो चीज दिखती नहीं है। मान लो कि एक पानी में आपने नमक डाल दिया, अब आपको नमक दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन पानी में अगर पत्थर डाल दिया तो दिख जाएगा। एलोपैथी पत्थर के जैसा है कि जब दवाइयां जाती है ना तो पता चलता है अब शुगर इतना कम हो गया, अब कोलेस्ट्रॉल इतना कम हो गया, अब ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया, क्योंकि वो पत्थर है, इसलिए उसका यूनिट्स काउंट कर सकते हैं हम। लेकिन सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं ना तो सॉल्ट दिखता नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि जब 7th लेयर अंदर के लेयर में जाता है ना वो डिसॉल्व हो जाता है।
सेवेंथ लेयर स्पिरिचुअल ऑरा है आपका, वो कहीं मेंटल में जाता है तो डिसॉल्व हो जाता है, इमोशन में जाता है तो डिसॉल्व हो जाता है, फिजिकल लेयर में जाता है तो डिसॉल्व हो जाता है। तो दिखता ही नहीं कि गया कहाँ पे, ये सिंबल्स गए कहाँ पे, ये मेडिटेशन गया कहाँ, है ना, ये प्राणायाम गया कहाँ, ये कपालभाति गया गई कहाँ। मतलब ये चीज अंदर चेंज तो लाती है, लेकिन पता नहीं कि कितना चेंज लाती है। जैसे गरिमा जी ने कहा कि हमें पता नहीं होता है कि रिट्रीट्स में हम आते हैं, लेकिन क्या होता है हमें पता नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी वाली बात है, बिकॉज अगर आपने लॉजिक यूज किया तो लॉजिक तो लीनियर होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो आप जज नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे मेरे अंदर कितना फर्क आया। इज इट राइट और रॉन्ग? जब मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जाता हूं, लंदन में, अमेरिका में, उस जगह पे जाता हूं, तो वो लोग है ना काउंटिंग से बात करते कि भाई आप काउंट करो, पहला आपका प्रॉब्लम कितना था, वो कह रहे 9, हाँ अभी कितना है, अभी 4। तो वो भी एक्चुअली वो स्पिरिचुअल नहीं माना जाता है, बिकॉज वो लीनियर ट्रीटमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल लीनियर नहीं है, आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। सिर्फ ऑरा से ही पता चलता है कि पहले कितनी गड़बड़ थी और 5 दिन के बाद कितनी गड़बड़ है। अब 5 दिन के बाद 2 ही चीजें हो सकती है, या तो आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो गया है, या तो ऑरा आपको बहुत नेगेटिव हो गया है। तो काफी लोग बोलते हैं अरे हम आए थे तब तो ऑरा पॉजिटिव था, 5 दिन के बाद तो हमारा ऑरा और नेगेटिव हो गया, क्योंकि अब डस्टिंग हो गई, अब कितनी चीजें जो दबी थी वो चीजें बाहर निकल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एलोपैथी में उल्टा होता है। एलोपैथी में कैसा है कि 10 दिन पहले मैंने ये मेडिसिन स्टार्ट की और 10 दिन के बाद देखो अभी शुगर कितना कंट्रोल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 दिन पहले मेरे इतने किडनी में इतने स्टोन थे, वो लिथोट्रिप्सी किया या ऑपरेशन किया, अब देखो स्टोन एक ही रहा या निकल भी गया। वो लीनियर ट्रीटमेंट है करके। इज इट राइट? तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम समझ नहीं सकते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस ही छोड़ देते हैं, क्योंकि समझाने वाला भी कोई नहीं बाहर से, और हमें अंदर से भी समझ नहीं आती। तो मैक्सिमम जो लोग प्रैक्टिस छोड़ते हैं वो कभी इस डर से छोड़ते, अरे प्रॉब्लम बढ़ गया, छोड़ दो, इससे तो और तकलीफ ज्यादा हो जाती है। और कुछ लोग इसलिए प्रैक्टिस छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती है कि अंदर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एग्रीवेशन हो रहा है या एमेलियोरेशन हो रहा है, वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। इज इट राइट? क्योंकि इतनी सेंसिटिव तो आप हो ही नहीं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ पहले मुझे माइग्रेन के अटैक में ऐसे से होता था, अब मुझे माइग्रेन के अटैक में ऐसे से होता है। इतना माइन्यूट एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे कि हाँ पहले डायबिटीज में मुझे कभी कभी धुंधला दिखता था, अब डायबिटीज है लेकिन अभी धुंधला नहीं दिख रहा है। इतना माइन्यूट आप में ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जब प्रॉब्लम को गो थ्रू करते हैं ना, उस प्रॉब्लम को हम इतना सख्त पकड़ लेते हैं कि उसका डाइल्यूट वर्जन को एनालाइज नहीं कर पाते हम। हाँ अब मेरे रिश्ते थोड़े सुधर रहे हैं, हाँ अभी थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम कम लग रहा है, इतना माइन्यूट एनालिसिस हम नहीं कर पाते। तो पहले तो क्या कीजिए, पहले तो आप अपने ऑरा से थोड़ी सेंसिटाइज्ड हो जाइए, ये पहला काम करना है स्पिरिचुअलिटी में। दूसरा, आपको 5 सेंसेस को थोड़ा एक्टिवेट करना है, इमोशंस को कम करना है और सेंसेस को एक्टिवेट करना है। तो जब हम सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप बोलोगे हाँ अब मुझे ये जो सपने दिखे उसका ये मतलब है, अब मुझे पास्ट लाइफ में ये दिखा इसका ये मतलब है, अब मुझे साइकिक सर्जरी करते वक्त ये दिखा इसका ये अब आपके सेंसेस एक्टिवेट हुए, अब आपका विजुअल एक्टिवेट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको इमोशंस को कम करना है, तो स्पिरिचुअलिटी में आप एनालिस अच्छा कर पाओगे, सेंसेस को एक्टिवेट करना है। इज इट राइट? मेरा बहुत अच्छा प्लस पॉइंट क्या था, एक तो मुझे 8.5 साल का मेडिकल नॉलेज था, और उसके बाद मैंने समझ लिया कि स्पिरिचुअलिटी में अगर मुझे टिकना है तो लॉजिक को साइड में रखना पड़ेगा, तो एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। तो मैंने शुरुआत में तो मैंने लॉजिक साइड में रख दिया और एक्सपीरियंस करना शुरू किया। बहुत 98 की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ऐसे गिल्ट हो रहा था कि मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं अपने जो भी अपने सर गुरु जो भी मेरे मास्टर होते थे उन्हें कहता था, सर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है लेकिन मैं समझाऊं कैसे। तो वो कहते थे देख लंदन में ऑरा का सॉफ्टवेयर है, PIP पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी, उसके ये साइंटिस्ट है और उसका 6 लाख का सॉफ्टवेयर है,
तुम इन्वेस्ट करो, तुम परचेस करो और तुम रिसर्च करो। मैंने कहा जो भी है मैं तो करूँगा, बिकॉज मुझे अंधेरे में तीर छोड़ना नहीं है, मुझे अंधेरे में रहना भी नहीं है, लोगों को अंधेरे में रखना भी नहीं है। तो फिर मैंने वो लंदन के साइंटिस्ट को मिला, मैंने सॉफ्टवेयर लिए, मैंने पीएचडी की और हर चीज को मैं माइन्यूटली समझ पाया, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल मंत्र है, वास्तु के एस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं मुझे माइन्यूटली समझ में आ रहा है कि ये चेंज करने से ये होता है। ग्राफोलॉजी में समझ में आया कि हैंडराइटिंग चेंज करने से ये होता है, समझ में कि नहीं। न्यूमरोलॉजी में समझ में आया कि आपका जो माइंड सेट है उस माइंड सेट को आप रीप्रोग्रामिंग करते हो तो आपके ऑरा में ये चेंजेस आते हैं। कितना इजी हो गया मेरा लिए काम। तो जितने भी हमारे ये जो एसके में जो रिसर्च होते हैं ना, ये सब साइंटिफिक माध्यम से होते हैं, ऐसा कोई फिलोसॉफिकली हम नहीं बोलते। ये चीज ध्यान में रखना, चाहे वो क्वांटम थियरी है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, जो भी चीजें हैं। अब कैसा है, अगर आप इसके अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमारे जितने भी चक्रस होते हैं, हर चक्रस का जो कलर होता है वो कलर इस लेयर से भी कनेक्टेड होते हैं। यहां पे ये लाइट, ये जो लेयर्स आपने देखे हैं यहां पे, ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर आप इस ऑरा साइंस के बारे में नहीं जानते हो, एनर्जी के बारे में आप नहीं जानते हो, आप आपके किसी भी फैमिली मेंबर से अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करो, क्या वो समझेंगे? कोई भी फैमिली मेंबर तो छोड़ दो, आप डॉक्टर को भी नहीं समझा पाओगे एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्या है। आपने देखा होगा होम्योपैथी डॉक्टर के पास जब केस लेके जाते हो अपना, और वो जब केस चेकिंग करते हैं और 1-1.5 घंटा आपको बिठाते हैं, आपको पूछते हैं सपने कैसे आते हैं, आपके नेबर के साथ रिलेशन कैसे हैं, आप की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, हर चीज पूछते हैं। तो ये एक्चुअली वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहते हैं, तासी जानने की कोशिश करते हैं, आपका नेचर, बिहेवियर पैटर्न, कैरेक्टर, ये जानने। और ये एक्चुअली अपनी ऑरा स्टडी है और कुछ नहीं है। तो लंदन के जो साइंटिस्ट है डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड, जो होम्योपैथी में एमडी प्रैक्टिशनर थे, उनके दिमाग में ये आया कि 1.5-2 घंटा केस टेकिंग के बाद समझ में आता है कि पेशेंट की तासी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है। मैं अगर ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाऊं जिसमें अगर एक ही झटके में मुझे समझ में आए कि इस पेशेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुझे उसके केस टेकिंग लेने की जरूरत क्या है? इज इट राइट? तो उन्हें 14 साल लगे ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ये ऑरा का सॉफ्टवेयर, डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड को आप नेट पे भी सर्च कर पाओगे, लंदन के। तो उन्होंने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया और जब उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन शुरू की, तो शुरू में तो उनको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो मेडिकल प्रैक्टिस को वैलिडेट कर पाए रहे थे कि भाई इसको कैंसर क्यों हो रहा है, इसको अर्थराइटिस क्यों है, अस्थमा क्यों है। प्रॉब्लम कहाँ पे आया उन सारे साइंटिस्ट को? उनको कर्मा की नॉलेज नहीं थी, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी, सारे साइंटिस्ट को, जितने भी लंदन में, अमेरिका में, सिंगापुर में। तो वो लोग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बना पाए, लेकिन वो लोग इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पाते, मैं देख रहा हूं करके। आप अपना फोटो किसी भी कंट्री में भेजो और उनको बोलो मेरी ऑरा रीडिंग करो, वो नहीं कर पाएंगे। उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, उनको वास्तु नहीं पता, उनको पितृदोष नहीं पता, उनको काल सर्प दोष नहीं पता, उनको क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजिकल कर्मा नहीं पता। तो आप मुझे बताओ वो कैसे बता पाएंगे? एक इंसान के ऊपर 163 टाइप्स ऑफ एनर्जी का एक्शन होता है, तो जब तक आपको वो सारे 163 की एनर्जीज नहीं पता, आप उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? इज इट राइट और नॉट? एक डॉक्टर को 3600 दवाइयां पता होती है ना, तब जाके वो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। 2500 बीमारियां होती है, तो उसको सब पता है कि भाई मलेरिया, ये बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, पैरासाइट से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी, इतनी सारी उसको नॉलेज होती है, तब वो डायग्नोसिस कर सकता है।
तो ये ऑरा भी ऐसा है, जब आपको 7 लेयर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, 163 टाइप्स की नॉलेज है एनर्जीज की, तब आप परफेक्टली उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, तब तक आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, आपके जो चक्रस के लेवल होते हैं, 7 लेयर चक्रस होते हैं, उसके 7 लेयर्स के कंपैरेटिवली आपको रिपोर्ट्स बना के देते हैं हम लोग। तो तब हम आपको समझाते हैं कि आपको थोड़ा थायराइड के इश्यूज लग रहे हैं, कंजेशंस लग रहा है, आपका स्टमक की इधर लग रहा है, लिवर की इधर लग रहा है, तो इट इज को रिलेटेड विद द चक्रा एंड द ऑरा लेयर, समझ में। और जब हम आपको सजेशन देते हैं ये क्रिस्टल पहनने के लिए, या ये मंत्र चैंट करने के लिए, या ये हीलिंग सीखने के लिए, तो समझ लो वो चक्र पे और ऑरा पे काम करेगा, माइंड पे काम करेगा, इमोशंस पे काम करेगा। और जब उस पे काम करेगा तब ये फिजिकल चेंजेस आएंगे। डायरेक्ट कोई फिजिकल चेंजेस कभी हीलिंग से नहीं आया, कोई स्पिरिचुअल साइंस से नहीं आया, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। भले रामदेव बाबा कितना भी बोलते हैं कि ये चीज करने से आपकी ये बीमारी ठीक होगी, ऐसे बीमारी ठीक नहीं होती है। पहले हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, फिर माइंड में चेंज आते हैं, इमोशंस में चेंज आते हैं, फिर फिजिकल में चेंज आते हैं। डायरेक्ट कोई योगा से अगर सही में चेंज आ जाते तो मतलब दुनिया में बीमारी टिकती भी नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बीच का जो ड्यूरेशन है ना, योगा स्टार्ट करने से लेके ठीक होने तक, या मेडिटेशन स्टार्ट करने से ठीक होने तक, हीलिंग स्टार्ट करने से ठीक होने तक, ये बीच का जो ड्यूरेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल ड्यूरेशन है जो ऑरा में हमें समझता है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पर एम्फोसाइज नहीं करता है, कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता। मैं इतने सारे बड़े बड़े संतों को, गुरुओं को मिला, वो स्टार्ट का पॉइंट बताते हैं कि आपको ये करना है, सुदर्शन क्रिया करना है, क्रिया योग करना है, और वो कहते हैं बस 1 साल 2 साल 5 साल करो, आपकी ये प्रॉब्लम एंड हो जाएगी। लेकिन बीच में जो आपके अंदर चेंजेस आएगी, ये कौन बताएगा? इज इट राइट? तो बीच में जो माइन्यूट चेंजेस आते हैं, उसको अगर आप नहीं समझोगे तो मुझे ये बताओ, आप कंसिस्टेंटली वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे, छोड़ दोगे आप प्रैक्टिस। इज इट राइट? तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में आपके ऑरा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, या आपको रिट्रीट में बुलाते हैं, ताकि वापस आपकी पूरी स्टडी करें, पूरा आपका। जैसे ये हॉस्पिटल में कैसा पेशेंट एडमिट होता है, या इंसान गुरुकुल में जाता है और कैसा उस गुरु के आश्रम में रहता है, तो उसको समझ में आता है कि मेरे अंदर कमियां खामियां क्या है, मुझे कहाँ अपनी सुधार लानी है। तो सोचो कि अगर आप ऐसे जगह पे जाओगे ही नहीं, तो आपको समझ में ही कैसे आएगा कि अब मेरे अंदर क्या चेंज आया। इज इट राइट? अब ये तो बात सिर्फ 7 लेयर्स की थी, 7 चक्रस की थी। थोड़े अभी और हम डीपर लेवल पे जाते हैं, एक डीपर लेवल पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये रूट चक्र के बारे में यहां पे समझाया गया। रूट चक्र, मूलाधार चक्र, हमारे काफी पास्ट लाइफ से जुड़ा है, काफी जन्मों से जुड़ा है, काफी किंगडम से भी जुड़ा हुआ है। अब ये कौन से एनिमल इंस्टिंक्ट आपके अंदर एक्टिव है, ये आपको पता है? आपको कभी ये पता है कि आप काउ से ह्यूमन में आए हो, डॉग से आए हो, लायन से आए हो, फिश से आए हो? आपको पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन जब आप इस ऑरा की स्टडी करोगे, या आप अपने रिग्रेशन में जाओगे, आपको पता चलेगा अच्छा मैं इससे ये में आई हूं करके। अब जो लोग फिश किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आते हैं, वो लोग आप देखना कॉन्टिनेंटल फूड ज्यादा खाते हैं, वो लोग सी फूड ज्यादा खाते हैं, समझ में कि नहीं? जो लोग अपने गोट या ये सारी चीजें से आते हैं, उन लोग डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, या लायन से ह्यूमन में आते ज्यादा होते हैं। जो लोग काउ से ह्यूमन में आते हैं ना, वो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इंसान की फितरत क्या है, इंसान का नेचर, स्वभाव कहां से आया है? कहीं तो पास से आया होगा कि नहीं? कोई माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं देता है कि नहीं तुझे ऐसे जानवर बुद्धि वाला इंसान बनना है, या जानवर का फूड खाना है, ऐसा थोड़ी बोलते कोई। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सोल संस्कार हैं, जो पिछले जन्मों से आए हैं, वो भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान में रखना। अब ये लैपटॉप के अंदर रैम है, हार्ड डिस्क है, जो भी चीजें हैं, ये ताइवान से आई है, चाइना से आई है, जापान से आई है। ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है अगर आपको ये लैपटॉप को ओपन करने के बाद रिपेयर करना है। तो ऑपरेट करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रिपेयर करना है तो अच्छा ये तो
चीप यहाँ से नहीं है, इंडिया की नहीं है, ये तो वहां से आई है, तो वहां कंपनी में बनती है, तो आपको वहीं से मंगानी पड़ेगी कि नहीं अगर ये बिगड़ेगी तो? समझ में? ओरिजिनल कंपोनेंट वहीं से मंगाना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको है ना, ये हम जितने भी सेशंस जूम सेशन करवाते हैं 6 बजे वाला, ये उसमें अलग अलग मेडिटेशन करवाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपको बात करवाते हैं, अलग अलग डायमेंशन से आपको एक्नॉलेज करते हैं, और जब आप वो चीज को अंदर उतारते हो तो आपका एक लेवल का विजडम ऊपर आता है, एक डिजिटल विजडम ऊपर आता है। तब समझते हैं हाँ आज मेरे अंदर थोड़ा फियर कम हो गया, आज ये मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा मेरा अभी एंगर मुझे समझ में आ रहा है क्यों है, कब से है करके। समझ में? तो कितना अभ्यास करना है अपने ऊपर, कितनी माइन्यूट स्टडी कि कितने किंगडम्स की, कितने जन्मों की क्या क्या चीजें पकड़ के बैठे हो इस चक्र में, और इसमें कितने सारे ये जो रेड पैचेस आप देख रहे हो, चाहे पैरों में है, हाथों में है, या बाहर है, पैर के बाहर है, तो ये हर एक चीज की वो क्वांटम थियरी है, हर एक चीज का एक क्वांटम साइंस है, हर एक पार्टिकल का एक एक माइन्यूट स्टडी करनी पड़ेगी आपको, इतना इजी नहीं है ये। अगर आपके बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स है और हर सेल में 1.5 वोल्टेज की एक एनर्जी है जो एक मोबाइल को चार्ज कर सकता है, तो अगर आपके एक सेल में भी फियर है तो समझो एक मोबाइल के जितना डर एक्टिवेटेड है। एक एंगर है तो एंगर एक्टिवेटेड है, लेकिन एक सेल के अंदर नहीं है, ऐसे हजारों लाखों सेल्स के अंदर फियर है, एंगर है, जेलसी है, ईगो है, तो कितना हाई वोल्टेज की एनर्जी आप बाहर थ्रो करते हो। इज इट राइट और नॉट? और जब आप ये चीज थ्रो करते हो ना, तो वही चीज को अट्रैक्ट करते हो और वही चीज को आप मैनिफेस्ट करते हो। इज इट राइट? अब कोई पाकिस्तान में बैठ के सोचता है मुझे इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो वो कितना अभ्यास करता है कि कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो उसके लिए मुझे कैसी प्लानिंग, मतलब वो करता है, वो आता है वहां पे फील्ड वर्क करता है, सब कुछ करता है। तो आप सोचो कि बाहर एक छोटी चीज करने के लिए उसको इतना फील्ड वर्क करना पड़ता है, तो आपको अपने शरीर को अगर पूरी तरह से एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है, निर्वाणा तक पहुंचना है, तो हर सेल को शून्य करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा, कितनी स्टडी करनी पड़ेगी। इज इट राइट और नॉट? मतलब बुद्धा को अपनी पास की 649 लाइफ की स्टडी करनी पड़ी, महावीर को 513 पास लाइफ की स्टडी करनी पड़ी, तब जाके उनको मोक्ष निर्वाणा मिला। तो इतना ऐसा नहीं है कि बस आप इस गुरु से जुड़ गए या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए अब तो आपका मोक्ष पक्का है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपका। इज इट राइट? आप फास्टिंग भी करते हो, कभी उपवास करते हो कोई भी ओकेशन में, मुझे बताओ आपको कितना समझ में आता है कि आज मेरे अंदर क्या चेंज आया? कुछ भी तो समझ में नहीं आता है। आप शनिवार करते हो, मंगलवार करते हो, या एकादशी, जो भी कुछ करते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना माइन्यूट एनालिसिस आपके अंदर है ही नहीं। मतलब आपने डेली की रूटीन में भी कुछ चेंज किया, लेकिन उसके बाद क्या चेंज आया ये तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कितनी सोचो, ये जो हम स्टडी करते हैं ऑरा की एक एक चक्र की, के रूट चक्र में से फियर कितना है, सैक्रल में गिल्ट कितना है, मणिपुर में ईगो कितना है, एंगर कितना है, हार्ट चक्र में हेट्रेड कितना है, हर एक की बहुत माइन्यूटली स्टडी करनी पड़ेगी। और हर मेडिटेशन, हर हीलिंग से, हर साइकिक सर्जरी के कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसीजर, कुछ तो डस्टिंग निकलने वाली है, कुछ तो प्रोसेस क्लियर होने वाला है। इज इट राइट? कुछ तो क्लियर होने वाला है। और मैंने आपको शुरू में बताया वो लीनियर नहीं है, क्या आप बोल सकते हो हाँ अभी ये था और उस स्पॉट पे ये है, ऐसा नहीं होता। उसमें कितने बीच बीच में पैरेंटल पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं, कितने प्लैनेटरी पैटर्न्स, ग्रहों के इम्पैक्ट इन्वॉल्व हैं, कितने 5 एलिमेंट्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है, ये आपको कहाँ से पता? कितनी चीजें इन्वॉल्व है इसमें। इज इट राइट और रॉन्ग? कितना कॉम्प्लेक्स है, आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये सारे गैजेट्स यूज करते हैं, कभी ESTEC कॉम्प्लेक्स, कभी RFI, कभी ऑरा का मशीन यूज करते हैं, ताकि हम आपको कहीं ना कहीं एक लेवल पे गाइड कर पाए कि अब ये रिट्रीट में आपका ये निकालना है, या ये रिट्रीट में आपका ये निकल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 ml का खून दे दिया और उसी 2 ml में आपको शुगर पता चलेगा, उसी 2 ml में आपको कोलेस्ट्रॉल पता चलेगा, उसी 2 ml में आपको क्रिएटिनिन पता चलेगा। ये वो साइंस नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? ये मेडिकल साइंस ये समझती है एक चीज निकालो उसमें सब पता चलता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लिवर में कितना एंगर है, हमारे पीछे किडनी में कितना गिल्ट है, और ब्लड अगर एक ही जगह से निकलोगे तो कितना एनालिसिस कर पाओगे? सिर्फ केमिकल एनालिसिस कर पाओगे, उसकी केमिस्ट्री समझ पाओगे, उस केमिस्ट्री के साथ इमोशंस और थॉट कितने कर्मा जुड़े ये कैसे पता चलेगा? टेल मी, पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। मैं आपको बोलता हूं ना, मेडिकल साइंस वालों ने अगर किडनी से भी ब्लड निकाला तो भी उनको ये नहीं पता चलेगा गिल्ट कितना परसेंटेज है। पता चलेगा? लिवर से अगर ब्लड निकाल दिया ना, ये नहीं पता चलेगा एंगर कितना परसेंटेज है, नहीं पता चलेगा। तो इसकी कैसा है ना, गॉड ने एक बहुत अच्छी सिस्टम कर दी। गॉड ने क्या किया, ऑरा को बाहर रखा और चक्र की सिस्टम रखी है हमें। उसकी स्टडी करो, चक्र के ऑसिलेशंस की स्टडी करो, स्पिनिंग की स्टडी करो, फ्रीक्वेंसी की स्टडी करो, ऑरा के लेयर्स की स्टडी करो, तो अंदर का सब समझ में आ जाएगा कहां पे क्या इश्यू है। इज इट राइट? अब बाहर अगर बहुत डार्क येलो आ रहा है, मतलब समझ लो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत एंगर है। डार्क ऑरेंज कलर है तो समझ लो कहीं ना कहीं मेरे अंदर गिल्ट बहुत है, इरिटेशन बहुत है। तो ये कलर से हमें पता चलता है कि कहाँ मुझे चेंजेस लाने हैं। इज इट क्लियर? कि मुझे वास्तु में चेंजेस लाने हैं, या मुझे माइंड में चेंज लाना है, या मुझे प्लैनेट्स का कुछ तो भी इम्पैक्ट है और उसके लिए मुझे कोई मंत्र चैंट करके उसको न्यूट्रलाइज करना है, नलीफाई करना है। ऐसी कितनी चीजें हैं। अब तक तो हमने 1200 टॉपिक कवर किए जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, अभी भी ये टॉपिक्स खत्म नहीं हो रहे। मतलब सोचो कितने सब्जेक्ट्स ऊपर वाले ने आकाशिक रिकॉर्ड में रखा है। हम तो सिर्फ उसको 7 टॉपिक्स को डाउनलोड करते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं, फिर और नए 7 आ जाते हैं। मुझे लगता है अब खत्म हो गए, लेकिन खत्म ही नहीं हो रही ये चीज। और हर सब्जेक्ट में कुछ तो इनपुट अलग होता है, कुछ तो, भले वो 2 सेंटेंस का होता है, 2 शब्द का होता है, लेकिन वो चीजें ना लाइफ चेंजिंग होती है अगर आपने सीरियसली उसको लिया। तो जब ये टॉपिक हमें डाउनलोड होता है और हम स्पीकर को देते हैं, तब तक हमें कुछ भी नहीं पता होता कि ये स्पीकर को ये टॉपिक क्यों मिला और ये टॉपिक के अंदर क्या है। जब स्पीकर हमें पूछते हैं कि क्या बोलना है, जैसे कल नीता पटेल ने शाम को मुझे फोन किया, बोले सर ये ट्रिकी हीलिंग क्या है। मैंने कहा मुझे 10 सेकंड दो। 10 सेकंड में मैंने जस्ट इन्वोक किया तो मुझे पता चला ये ट्रिकी हीलिंग क्या है। समझ में? तो 50-60% समझ में आया। उसके बाद उनको भी कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड होता है और वो जब टॉक देते हैं और जब हम सुनते हैं तो हमें भी उसका कुछ अलग विजडम मिलता है। तो ये इनकी महिमा कैसी है कि पूरी चीज एक साथ कभी नहीं देते। थोड़ा आपको देंगे, थोड़ा इनको देंगे, मैं आप दोनों को सुनूंगा तब थोड़ा मेरा फायदा होगा, राइट? फिर आप मुझे सुनोगे तो थोड़ा आपको फायदा होगा। मतलब कितना जबरदस्त है कि ये वेब डिजाइनिंग है। जैसे एक वेबसाइट में कैसे अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, अच्छा इसमें गए तो इवेंट्स पता चलते हैं, अच्छा इसमें गया तो इनके पास के टेस्टिमोनियल आते हैं, अच्छा इसमें गया तो इनके सेमिनार्स कहाँ पे है ये पता है। मतलब कितने अलग अलग होते हैं। तो हमें भी कैसा है ना, हमें जितने भी लोग यहाँ पे हैं इस रिट्रीट में, इनसे कुछ ना कुछ हमें टैप करना पड़ेगा। खाना खाते वक्त, सोते वक्त, कुछ रिग्रेशन करते वक्त, कुछ पार्टनर्स बनाएंगे, कुछ मास हीलिंग करेंगे, कुछ 1-to-1 हीलिंग करेंगे। तो कुछ ना कुछ हमें एब्जॉर्ब करते रहना पड़ेगा। फिर कुछ लॉजिकली एब्जॉर्ब करो और कुछ स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब कर लो। समझ में ही नहीं आएगा कि इसके साथ बैठे तो क्या फायदा होगा। बहुत साल पहले ना, जब मैं जॉब करता था रामकृष्ण हॉस्पिटल में, तो वहां पे खिचड़ी बनती थी और लोग खिचड़ी खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते थे। मतलब मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी जैसे भी आते थे, और वो लोग जो वहाँ के साधु रहते थे उनके पैर पड़ते थे, उनको कुछ बड़ी गिफ्ट देते थे, कुछ उनके लिए खाना लेके आते थे। तो मैं सोचता हूँ ये कितने मतलब सुपरस्टिशियस लोग हैं ये। क्योंकि हम तो क्या है, एज अ बॉडी लेवल जब डॉक्टर बनते हैं ना, हमको लगता है दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? समझ में आ रहा है? और थोड़ा ज्यादा इसलिए मुझे इश्यू होता था बिकॉज इन्हीं साधुओं को मैं हॉस्पिटल में ट्रीट करता था, आईसीयू में, कभी ऑपरेशन में। मैं बोले ये इनका तो स्पेयर पार्ट बिगड़ा हुआ और इनको क्या मानते हो?
इनके पैर क्या छूते, इसका तो शुगर लेवल 450 है, मुझे पूछो ना। तो वो मुझे एक मेडिकल ईगो था या एक लिमिटेड नॉलेज था, शायद उसके वजह से मैं बहुत डिफरेंशिएट करता था। अब इतने साल के बाद जब मैं इतने संतों को, गुरु को मिला हूं ना, तब मुझे पूरा ऑपोजिट साइन समझ में आया। मुझे ये लगता है कि सपोज अभी यहाँ शिरडी में म्यूजियम है, इस म्यूजियम में इनकी जो भी चीजें लगी है, फॉर एग्जांपल पादुका है वहां पे, आपने उस पादुका को दूर से देख लिया और आपने उसके दर्शन किए, तो कितने हजारों लाखों लोगों के एक आस उस पादुका में होगी, एक फेथ होगा उसमें, तो वो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे। समझ में कि नहीं? आपने गुरु को कुछ थोड़ा एक निवाला खिला दिया, थोड़ा कुछ खिला दिया, आपके घर से कुछ लाए, और उन्होंने जब अपने बॉडी के अंदर लिया, कितने लाखों लोग उनसे कनेक्टेड हैं, उनको वो वाइब्रेशंस जाएंगे, तो वो ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी। अब देखो थिंकिंग कैसे बदल गई। कल तक लगता था इस बॉडी में इतना क्या है कि लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे, अब समझ में आ रहा है कि इनकी एनर्जी में कितना है कि इनके साथ थोड़ा भी कुछ किया। क्योंकि जब मैं 2003 में पुट्टपति गया सत्य साई बाबा का ऑरा करने, तो वो तो आ ही नहीं रहे थे, गुरु पूर्णिमा के दिन बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब ऑरा किया था पता चला उनके अंदर बहुत उस टाइम पे कुछ मेडिकल इश्यूज थे। लेकिन जब वहां लोगों को देखा कि वो अपने आश्रम से ऐसे बाहर निकले, बीच में कार खड़ी थी और उस कार में बैठे और दूसरे दरवाजे से वो मंदिर में गए, तो इतने देखने के लिए भी लोगों ने 5-5 घंटे लाइन लगाई थी। तो लोग बोले आज मुझे उनके बाल दिख गए, आज मुझे उनके कपड़े दिख गए, आज मैंने उनकी आंखों में देखा। तो मैं सोच रहा था इतना देखने में क्या मिलता है इन लोग को। बट ये जब क्वांटम साइंस की जब रिसर्च की ना, तब पता चला एक चीज भी अगर आपने उनकी देख ली, सुन ली, उनका कोई प्रवचन सुन लिया, उनका कोई टॉक सुन लिया, तो कितनी आकाशवाणी आपके अंदर गई, कितना विजडम आपके अंदर गया। मतलब उनके बारे में थोड़ा स्मरण भी कर लिया उस इंसान के ने, तो पूरी उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपके अंदर जाएगी और आप उसको काइनेटिक में यूज कर पाओगे, है ना। जैसे आजकल हम पावर बैंक यूज करते कि नहीं, भले घर से मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं तो भी पावर बैंक लेके चलते कि नहीं। तो जैसे हमें लगा यार ये 20% है, तुरंत पावर बैंक लगा देते हैं और 15-20 मिनट में तो 60-70% हो जाती है। तो इन लोगों की एनर्जी में एक पावर बैंक होता है। इनका 7th ऑरा का लेयर ना बहुत स्ट्रांग होता है, भले इनका 5th कुछ भी हो, 6th कुछ भी हो, या उनका अंदर के 4 कितने भी गड़बड़ वाले हो, लेकिन जो 7th लेयर होता है ना इनका ऑरा का, इतना जबरदस्त होता है। आप उसको एब्जॉर्ब करो और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करो। और यही चीजें होती है कि पूरे विश्व में कोई आदमी साईं बाबा को कहीं पे भी याद करता है ना, उसकी लाइफ में चमत्कार होते हैं। या जो भी आप कोई गुरु है, संत है, मोहम्मद पैगंबर है, या जिसको, बुद्धा को, जिसको भी आप याद करते हो दिल से और पूरे विश्वास श्रद्धा से करते हो, और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। दिस इज ऑरा साइंस। मैं कोई ऐसी इनकी मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साइंस समझा रहा हूं आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा परेशान है और अचानक उसने आपको याद कर लिया, मम्मी पापा को, और उसको कुछ फायदा होगा ही। क्यों? क्योंकि 24/7 पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्लेसिंग छोड़ते ही है कि नहीं? इज इट राइट? तो बच्चे ने वो याद किया, मतलब कैच किया, उसको रिएक्टिवेट किया, उस ब्लेसिंग्स को रिएक्टिवेट किया। इज इट राइट? जैसे ये बता रहे थे कि मैं कितने बच्चों के लिए मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस की, हर बार दूसरों के बारे में सोचती हूँ। मतलब आपने इतनी सर्विस दी है या इतने लोगों के बारे में सोचा है, यही आपकी पुण्याई है, यही आपकी पोटेंशियलिटी और यही आपकी स्पिरिचुअलिटी है। अब वो चीज को आप अपने लिए उतारोगे तो अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और यही हम यहाँ 5 दिन सिखाएंगे कि आपने दुनिया में जो कुछ सीखा है या दुनिया के लिए जो कुछ भी किया है बेस्ट, लेकिन अब इस 5 दिन अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करके यहां से जाओ आप। क्योंकि लोग आपका एक नया वर्जन देखना चाहते हैं, नया ऑरा देखना चाहते हैं, नई एनर्जी देखना चाहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? जब आईफोन 14 नहीं था तो लोग 13 के पीछे पड़े थे। अब 14 आया है, नहीं भी मिल रहा है तो भी लोग है ना वेट कर रहे हैं, कब मिलेगा कब मिलेगा। अब 13 पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। माइन्यूट चेंजेस है। मैं शॉप में जाके पूछा कि क्या चेंजेस है, बोलता नहीं कैमरा पहले से बेटर हो गया, बैटरी थोड़े से पहले से बेटर हो गई, ये बेटर हो गया, वो बेटर हो गया। अभी तक तो किसके हाथ में भी नहीं आया है, लेकिन वो वेट कर रहे कब आए कब आए।
तो आप भी यहाँ 5 दिन के बाद आपके ऑरा में जो चेंज आएंगे ना, लोग उसको एंजॉय करेंगे। आप भी उधर जाके नहीं समझा पाओगे कि इस 5 दिन में आपने किया क्या और आप में फर्क क्या आया, आपके कौन से ऑरा के लेयर में चेंजेस आए, कुछ नहीं बता पाओगे। आपके ये मुलाकात से कहाँ से कौन सी एनिमल इंस्टिंक्ट कम हो जाएगी या निकल जाएगी, आप ये भी नहीं बता पाओगे। लेकिन सामने वाला अगर कंसिस्टेंटली आपके अंदर वो चेंज ऑफ बिहेवियर को देखेंगे ना, तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि कुछ तो आपके अंदर नया हुआ है। अगर आप टिक पाओगे तो, और उसके लिए आपको यहां से जाने के बाद बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए, इस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, इस ऑरा को मेंटेन करने के लिए। इज इट राइट और नॉट? समझ में? तो ये क्या है कि आपके साथ हजारों लोग जुड़े हैं या लाखों लोग जुड़े हैं। जब आपने एक माइन्यूट चेंज भी आता है तो उनके अंदर भी वो क्वांटम चेंजेस आते हैं। इसमें ना आपको कुछ समझेगा ना उनको कुछ समझेगा, तो फिर चेंजेस समझेंगे किसको? दो ही जगह पे, एक आपका डीएनए है और एक आपका आकाशिक रिकॉर्ड है। ये दो ही जगह पे ये चेंजेस आने वाले हैं। इज इट राइट? अगर आपका मोबाइल किसी ईमेल आईडी से कनेक्टेड है, आप अपने मोबाइल से डिलीट करते हो तो भी ईमेल आईडी में रहेगा कि नहीं? लेकिन जब ईमेल आईडी से उस कांटेक्ट को डिलीट करोगे तो वो परमानेंटली निकल जाएगा। इज इट राइट? तो हमें डीएनए जो है ना, वो एक ईमेल आईडी है जिसमें डेटाबेस है, उसमें से उसको निकालना है। जो भी गिले शिकवे पकड़ के लाए हो, जो भी इश्यू लेके आए हो, उसमें से आपको निकालना है। सिर्फ कॉन्शियस माइंड से नहीं निकालना है। हाँ, मुझे लगता है मेरा गुस्सा निकल गया, लेकिन फिर कोई ट्रिगर करता है, फिर से बस्ट आउट हो जाती है। होता है कि नहीं? मतलब इसको कहते हैं ऑरा पंक्चरिंग। कोई भी इंसान किसी भी ऑरा को पंक्चर कर सकता है। अगर उसका एक भी पार्ट कहीं सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस माइंड में है, तो डेफिनेटली कोई भी कभी भी उसको ट्रिगर कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? आपके बॉडी में एसिड है फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे घाट पे जाते हो ना, वॉमिट होती है कि नहीं? इज राइट? क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल शुरू हो जाता है। मिक्सर में कैसे शुरू होते हैं, है ना? आप कोथिंबीर डालते हो, चटनी बन के बाहर निकलती है, राइट? तो होम्योपैथी की दवाई भी ऐसे ही होता है कि एक केमिकल को जब आप बहुत घुमाते हो ना, तो उसके बाद वो केमिकल नहीं रहती, उसमें इनहर्ट प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपके अंदर भी क्या है, ये स्पिरिचुअल 5 दिन में ना, ये आपकी चटनी बनने वाली है यहाँ पे, और आपकी इनर पोटेंशियल बाहर आने वाली है। इनर पोटेंशियल का मतलब है कि आपके अंदर जो सोल टैलेंट है ना, ये चीज बाहर आएगी। और जब ये चीज बाहर आएगी ना, आप बोलोगे यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं मेरे अंदर ये क्वालिटी थी, क्योंकि अब आपकी चटनी बन गई। अब आपका वो केमिकल कंपोजिशन नहीं रहा जो आप यहां लेके आए थे। इज इट राइट? तो मैंने भी जब ये सीखा तो मुझे लगा कि मैं ये सीखने के बाद सिर्फ मेडिकल बीमारियों के ऊपर अप्लाई करूंगा। मुझे तब ये नहीं पता था कि कभी मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, कि मैं ऑरा में चले जाऊंगा या स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे जाऊंगा। लेकिन हुआ ऐसा कि एक दिन फास्टिंग की थी और 21 घंटे मैंने हीलिंग की, और उसके वजह से मुझे 6 पास्ट लाइफ दिख गई, और वो दिखने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो पूरी चटनी बन गई मेरी। इज इट राइट? तो लोग है ना, अपनी चटनी बनाने के लिए तैयार नहीं, तभी ऐसे इवेंट में नहीं आते। डर रहता है, अरे ये तो तोड़ेंगे हमें। अंदर सबकॉन्शियस डर है। लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन जब हम बोलते हैं कि आप वूम रिग्रेशन करवा लो, आप साइकिक सर्जरी सीख लो, आप क्वांटम हीलिंग सीख लो, बोलते नहीं अभी तो मेरा बजट नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ देखेंगे, मैं हम बताएंगे बाद में कब, हाँ रिट्रीट में बाद में कभी आएंगे। क्योंकि अंदर से माइंड है ना, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। रिजल्ट सबको चाहिए दुनिया में, ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन किसी को अपने अंदर चेंज लाते हुए बाहर रिजल्ट नहीं चाहिए। किसी को बाहर चेंज आते हुए अंदर रिजल्ट चाहिए। आप मुझे बताओ कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? आप बाहर कुछ भी चेंज करो और अंदर चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट मिलेगा परमानेंट? नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी जो प्रैक्टिस हमारी है, वो भले हम क्राउन चक्र से हीलिंग लेंगे, सिंबल्स लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, लेकिन पूरी धुलाई, पूरी चटनी तो इस रूट चक्र की ही होने वाली है, मूलाधार की होने वाली है।
कभी पैर में दर्द शुरू हो जाएंगे, कभी दांत में, कभी आंखों में। अभी ऋषिकेश में हमने पहली बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का रिट्रीट किया। फर्स्ट डे तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सेकेंड डे तो मेरी जो राइट आईज इतनी रेड हो गई, मैं समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो गया। अब मैं रिट्रीट छोड़ के भी नहीं जा सकता था। जैसे तैसे करके हीलिंग की, 3-4 दिन निकाले, गंगा में डुबकी मारी लास्ट डे, उसके नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ने के पहले साइकिक सर्जरी की, तो भी वो रेडनेस कम नहीं हुई। मैंने कहा भी मुझे दुबई जाना है 3 दिन बाद और ये ऐसी रेड आइज लेके कहाँ जाऊँगा। फिर मैं मेडिकल डॉक्टर के पास गया और मेडिकल डॉक्टर ने, ऑप्थेल्मोलॉजी से सारी चेकिंग की मेरी। वो बोले मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतनी रेड कैसी है करके। तो उसने कहा कि मैं ड्रॉप्स देता हूँ लेकिन मुझे पता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया, भी मैंने कहा चलो अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेट मी एक्सेप्ट इट, जैसी है आईज मेरी रेड है तो होने दो। जैसे मैं दुबई गया और मैंने वहाँ पे टॉक शुरू किया और धीरे धीरे मेरी आईज ठीक हो गई। तो मुझे समझ में आया कि मेमोरीज मेरी कहाँ की निकली। और वो भी ऐसा हुआ था कि जब रिट्रीट स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने सोचा चलो ये रिट्रीट में तो जितने 33 लोग आ गए, अब तो रिट्रीट बेस्ट जाएगी, चलो मैं नेक्स्ट रिट्रीट के लिए प्रोग्रामिंग करता हूँ मेरे शिवलिंग में। और जैसे मैंने वो प्रोग्राम किया तब मुझे समझ में आता है मेरी आईज रेड हो गई, तो मेरी वो क्वांटम मेमोरीज एक्टिव हो गई। इज इट राइट? तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम कोई प्लान करते हैं ना, कोई चीज खरीदने के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अपने अंदर और हमें समझ में नहीं आता है मैंने कुछ डिजायर क्रिएट की, कोई गोल्स क्रिएट किए और उसके वजह से ये मेरा प्रोसेस हो रहा है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट? लोग बोलते अरे मैंने सोचा वैष्णो देवी जाने के लिए और उस दिन से मैं बीमार पड़ गई, मैंने सोचा शिरडी जाने के लिए और पता नहीं घर में कोई ना कोई बीमार पड़ गया और मेरा ये अटक गया। मतलब ये कैसा है, ये अंदर का अंदर रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन है, जो एक्चुअली हम ही तैयार नहीं है उसके लिए। और फिर हम ये जो बीच में जो इश्यूज क्रिएट होते हैं ना, ये जो बोलते हैं ना डस्टिंग हुई, पानी के नीचे मिट्टी थी, किसी ने पानी हिलाया तो मिट्टी ऊपर आती है कि नहीं, राइट? तो क्या था कि जब भी हम डिजायर क्रिएट करते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब डिजायर को हमने माइंड में क्रिएट किया, उसको रूट चक्र पे डाला मैनिफेस्टेशन के लिए, और जब हम उसको विजुअलाइज करते कि ये मैनिफेस्ट हो गया, तो होने से पहले ही कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले के जमाने में कुछ जो रीति रिवाजें थी ना कि भाई जब किसी की शादी होने वाली होती है तो एक दिन पहले कहते हैं दूल्हा दुल्हन मिलना नहीं है ना, किसी को मिलने नहीं, क्योंकि पता है कि नहीं उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब चीज सरफेस पे आई हुई है। किसी की नजर लग जाएगी, कोई किसी के बारे में बोल देगा अरे तू ये लड़के से शादी कर रही है, इसका तो ये प्रॉब्लम है, ये लड़की से शादी करी, इसका तो मैंने ये सुना है, ऐसे करके होता है। इज इट राइट? तो उसमें वो हल्दी लगाते, ये लगाते, जितनी भी रस्में थी ना ये ऑरा की क्लींजिंग करने के लिए थी, है ना। सांस आती है, खजूर घुमाती है, ये करती है, वो ऑरा क्लीन करती है। पंडित आता है, कुछ पूजा हवन करता है, वो मणिपुर चक्र को क्लीन करता है। तो ये साइंस किसी ने समझाया नहीं, तो हम अभी सीधा जाके रजिस्टर मैनेज कर देते। तो क्लींजिंग तो हुई नहीं किस ऑरा में, कुछ एनर्जी में चेंजेस नहीं आए, सीधा हम गए शादी किए और बाद में हमको समझ में आया कि इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, हम बोलते नहीं मेरे से एडजस्ट नहीं होगा, फिर हम डिवोर्स तक चले जाते। क्योंकि शादी के पहले कोई क्लियरेंस हुआ नहीं, तो फिर वो टॉलरेट भी कैसे करेंगे। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? इज इट राइट? पहले की जो पिक्चरें बनती थी ना, उसमें लोग साइलेंट एक्सप्रेशन से हमें इमोशनल बना देते थे। आप देवानंद के पिक्चर देखो, राज कपूर के देखो, अभी वीएफएक्स क्रिएट करते हैं, अभी एनिमेशन करते हैं, तो एक्चुअली कोई एक्सप्रेशन होता नहीं है, बस वो क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें भी इतना कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ इतनी फील भी नहीं होती है। इज राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब है कि जितने भी पहले प्रोसीजर्स थे वो इंट्यूटिवली डिजाइन किए गए थे और वो चीजें हमें समझनी है। जैसे हमें बोलते हैं कि जब पितृ का इश्यू होता है तो बोलते हैं कौवे को खिला। इज इट राइट और रॉन्ग? इसका क्या होता है कि कौवा जो होता है ना वो सैटर्न से कनेक्टेड होता है, शनि से कनेक्टेड होता है, और उसको जब आप कुछ खिलाते हो इस इंटेंशन से कि मेरा ये चलो ये निवाला मैंने पितरों को दिया, बिकॉज उन्होंने तो रीइंकार्नेशन ले लिया, उन्होंने तो फिर से एक जन्म ले लिया है,
तो एक माध्यम गॉड रखते हैं कि इस माध्यम से आप अपने कार्मिक क्लियरेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सिग्नल क्रॉस कर दिया गलती से, तो अभी आप वापस जाके कुछ सिग्नल का कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। आप जाके एक फाइन भरो, पेनल्टी पे करो, तो आपका पनिशमेंट नलीफाई हो गया कि नहीं? नलीफाई हो गया कि नहीं? तो ये होता है कि ये जो मीडिएटर चीजें होती है ना, इसके पीछे कुछ मायने होता है, उसके लिए एक माइंड का एंकरिंग होता है। मैंने ये किया ना, अब मैं ठीक हो गया। जैसे हम डॉक्टर्स लोग आपको प्लेसिबो देते हैं, या आपने देखा लाल दवाई देते हैं, इज राइट? आप बोलते बस डॉक्टर ने दवाई दी ना, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अब बाबा की विभूति मिली ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो माइंड के अंदर भी ना एक है ना कुछ पॉजिटिव एंकरिंग चीजें की गई होती है। ये गॉड ने एक प्लेसमेंट किया है, उसको स्पार्कल करना है, उसको ट्रिगर करना है। जैसे आप उस ट्रिगर करते हो ना, तो उसकी तरंगे ऑरा, स्पिरिचुअल ऑरा एक्टिवेट हो जाता है। और जब स्पिरिचुअल ऑरा एक्टिवेट होता है तो बाकी की चीजें फिर नलीफाई हो जाती है। तो साइंस क्लियर कट कहता है, यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, यू कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। एनर्जी के बारे में बोलते हैं। अब ये समझ में आया कहां अप्लाई हुआ, राइट? ये रेड एनर्जी कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर आप वायलेट एनर्जी को, व्हाइट एनर्जी को, पिंक को, ग्रीन को अंदर डालोगे तो धीरे धीरे जो रेड है वो धीरे धीरे पिंक होगा और फिर वो डाइल्यूट होते हुए डिलीट हो जाएगा। इज इट राइट? तो सिंबल्स की प्रैक्टिस भी ऐसी है। जैसे लाइट कोड लैंग्वेज को आपने अंदर लिया तो धीरे 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 एनिमल इंस्टिंक्ट जो है वो कम हो जाएगी, आपके पेरेंटल कोई गलत बिलीफ सिस्टम है वो निकल जाएगी, आपके पिछले जन्मों की कोई कार्मिक है वो क्लियर हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो गायब हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, चाय में अगर शक्कर ज्यादा है तो शक्कर कोई निकाल सकता है? हम क्या करते हैं, दूध ज्यादा डाल देते हैं। इज इट राइट? अब कभी इतना डालते हैं कि लगता है अभी तो इसमें शक्कर ही नहीं है। तो कुछ लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और वो कहते हैं, जैसे अभी कुमुद जी ने बताया कि मुझे तो लग रहा है कि वो अभी प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इतना उसको डाइल्यूट कर दिया है उस प्रॉब्लम को। समझ में? तो आप क्या करो ना, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका 7th ऑरा का लेयर बहुत प्रैक्टिस करते 6th में जाए, सारा मेंटल क्लियरेंस हो, 5th में जाए सारा इमोशनल क्लियरेंस हो, 4th में जाए, 3rd में जाए, 2nd में जाए, 1st में जाए। जब फर्स्ट लेयर में पहुंचेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपके सारे पास्ट लाइफ के क्लियरेंस हो जाएंगे, सारे जन्मों जन्मों के जितने कार्मिक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो 7 से लेके 1 तक आपको बहुत ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। उसके लिए ऐसा नहीं है 1-2 रिट्रीट अटेंड की बस हो गया, फिर तो मुझे प्रैक्टिस करना है, फिर मैं क्यों मनी स्पेंड करूं, क्यों इतनी ट्रैवलिंग करूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं, अब तो मुझे समझ में आ गया क्या करने का। ऐसे शॉर्टकट चीजें नहीं होती हैं। होती है? मुझे बताओ। आप बच्चे को है ना 2-2.5 साल के एज में भेजते हो स्कूल में और वो A से Z तक का ABCD आ जाता है। अब वो बोलेगा अब मुझे स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ABCD से तो BCom BSc होता है, तो मैं इधर ही घर पे बैठे बैठे नहीं करूँ। आप अलाउ करोगे? करोगे? वो बोलोगे नहीं, आपका मैंने मेडिकल बुक्स देखा है, आपका ये कॉमर्स का देखा है, LLB का देखा है, उसमें भी यही ABCD है, अब तो ये मुझे आ गई ABCD। और मैक्सिमम लोग को यही लगता है, जितने भी लोग हमें मिलते हैं कहते हैं अच्छा ये सॉल्यूशन बता रहे, ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने उसका यूट्यूब पे देखा है, ये तो मैंने मेरे वो गुरु से सुना है, लेकिन अप्लाई कितना किया आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अप्लाई करने के बाद आपने उसको ट्रांसफॉर्मेशन कितना किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब माइन्यूट डिजिटल इंप्रूवमेंट करोगे और उसमें कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो फिर आगे का कुछ इंप्रूवमेंट करने का आपका होमवर्क रहेगा। नहीं करोगे तो आप वापस रिवर्स में चले जाओगे कि 10 साल पहले साइटिका का प्रॉब्लम था, आपने हीलिंग सीखी, आपका साइटिका कम हो गया, फिर वापस साइटिका स्टार्ट हो गया, फिर वापस उसी की ट्रीटमेंट करो, तो फायदा क्या हुआ? तो वो चीज मत छोड़ना जिससे आपको फायदा हुआ है, क्योंकि उसी के वजह से आप टिके पड़े हो। और वो चीज छोड़ दी तो रिलैप्स होने में टाइम नहीं लगता आपको, वो चीज रिवर्स आएगी। अब यहां क्वेश्चन मार्क है कि ये वापस क्यों आएगी? अगर कोई चीज ठीक हो गई है तो वापस क्यों आएगी? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मेमोरी अभी भी बहुत सारे उन लोगों में है जिनके साथ हमारा कार्मिक है। हमने अपना क्लियर किया लेकिन अभी तक उन्होंने कार्मिक क्लियर नहीं किया, तो टाइम टाइम पे वो चीजें सारी मेमोरीज हमें वापस देंगे।
कि भाई जब भी वो याद करेंगे इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वापस हम वो चीज़ एब्जॉर्ब करेंगे और वो बीमारी वापस एक्टिवेट हो जाएगी, वो प्रॉब्लम वापस एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए हम मास हीलिंग करवाते हैं या हम सोल कॉर्ड कटिंग करवाते हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनमें भी तो चेंज आने चाहिए कि नहीं, जिनको आपने चीज़ें दी हैं। इज इट राइट और नॉट? कल मैं कार चलाते हुए आ रहा था और बीच में थोड़ी रोड गंदे थे और पता नहीं कब मेरी गाड़ी किसी खड्डे में गई और कीचड़ उछल गई। तो मैंने तो सोचा चलो क्या रास्ता है, देखो गाड़ी ये हो गई। पीछे से एक आदमी आ रहा था साइकिल चलाते हुए, मुझे रोका, मुझे बोले क्या चलाते हो आप गाड़ी? मैंने बोला क्या हो गया? बोले देखो मेरी पूरी शर्ट गंदी कर दी आपने। अब मुझे तो ये सेंस भी नहीं हुआ कि मैं खड्डे में मेरी गाड़ी जाएगी और वो साइकिल से चल रहा है और ये कीचड़ उसके ऊपर उछलेगी। अब ये बंदा जब तक उसकी कपड़े धोएगा नहीं, जब तक क्लीन नहीं होगा, तब तक मुझे कोसेगा कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि किसने उड़ाया? मैंने उड़ाया, जानबूझकर नहीं उड़ाया, अननोइंगली उड़ाया। तो हमने भी अननोइंगली जितने लोगों को हर्ट किया है ना जन्मों जन्मों में, वो लोग सारे वो कीचड़ पकड़ के बैठे पड़े। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें स्पिरिचुअली हीलिंग करें, समझ में? फिर मैंने कुछ 10-15 मिनट उस पर बहुत सिंबल डाले जब तक मैं यहाँ शिरडी में आ रहा था, बिकॉज 25 किलोमीटर पे ये हुआ और ये जब 11 किलोमीटर का बोर्ड आया तब तक मैं उसको हीलिंग किए जा रहा था। ऐसा है, जब मुझे सेटिस्फाई लगा कि मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, मुझे लगा अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मीन्स आई एम फ्री। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ जो भी हम हैवी प्रोसीजर्स करेंगे आपके ऊपर, उसमें आपको मेंटली पीछे ले जाएंगे और वो सारी चीजों को दिखाएंगे, गिल्ट करवाने के लिए नहीं, उसको हील करवाने के लिए। इज इट राइट? कि भाई मेरे से ये गलती हुई, वो गलती हुई और अब मुझे उसको क्लियर करना है, बिकॉज इस गलती की वजह से कितने लोगों में वो इंप्रेशन क्रिएट हुआ, कितने लोगों ने मुझे कोसा या जज किया या मेरा नाम रखा गया या जो भी चीजें हैं। तो ये उनके ऑरा में से भी निकलना चाहिए, सिर्फ ये आपके ऑरा से निकलेगा काम नहीं बनने वाला, राइट? अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताओ, ये जितने बड़े बड़े संत साधु हैं ये क्यों इतने क्राउड को लेके घूमते हैं? इनको जरूरत क्या है 2000 2 लाख लोग? क्योंकि ये भी समझते हैं कि जो चीजें मैंने कहीं क्रिएट की है कोई पास्ट लाइफ में, ये वही सारा क्राउड है। अब मैं इनको ज्ञान दूंगा, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करूंगा, तो शायद वो मुझे फॉरगिव करेंगे। इज इट राइट? तो हर एक को नलीफाई करना पड़ता है, हर एक को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ को, बच्चों के साथ, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, मास्टर गुरु के साथ, हर एक के साथ जितना भी कार्मिक अकाउंट हमारा है, हर एक उस क्वांटम लेवल पे उसको न्यूट्रलाइज करना है। इज इट क्लियर? और इसमें कुछ ऐसा हाई डोज ओवरडोज नहीं है कि कभी आपने ज्यादा इसमें क्लियरेंस किया तो क्या होगा, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर सपोज यहां से सारी रेड एनर्जीज निकल गई और कभी आपकी वाइट ज्यादा हो गई या पर्पल ज्यादा हो गई, तो आपको नहीं लगता अब ये फैलेगी बाहर, तो लोगों को फायदा होगा कि नहीं? जैसे जब कोरोना किसी के अंदर ज्यादा बढ़ गया तो उसने दूसरे को भी चेप दे दिया, कॉन्टेजियस था कि नहीं? तो दूसरे को दे दिया, घर वालों को दिया, नेबर को दे दिया, क्योंकि वायरस इतने अंदर मल्टीप्लाई हो गए, राइट? तो हम भी है ना ये सिंबल्स इतने अंदर लेंगे, इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, इतना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे कि हमारे ऑरा में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और कोई भी बंदा हमें जब याद करेगा ना तो उनका काम बन जाना चाहिए। इज इट राइट? तो जितने भी ट्रांसेंडेंटल सोल से इनफाइनाइट सोल लेवल के जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, ये सारे वो लोग हैं जिनको सिर्फ याद करते हुए ही आप ठीक हो जाते हो। सिर्फ मैं इनफाइनाइट सोल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भगवान बन गए उनकी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि जो ट्रांसेंडेंटल से इनफाइनाइट के बीच में है। फिर वो स्वामी विवेकानंद होंगे या महात्मा गांधी होंगे या ऐसे जितने भी लोग हैं जो ट्रांसेंडेंटल से इनफाइनाइट के बीच के लोग हैं, तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, उनको याद करते ही आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे। इज इट राइट? तो हम आपको क्या सिखाएंगे? इन्वोक करना, आह्वान करना, राइट? जब आप आह्वान करोगे उनको और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ लो आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे, और कनेक्ट होने के बाद आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा,
आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। इज इट राइट? तो ये रिट्रीट में क्या होगा, ये जितने भी हम 20-25 लोग हैं ना, सब लोग इन्वोक करेंगे, तो एक बंदे को और भी 24 लोगों का इन्वोकेशन का फायदा होगा, जो घर पे नहीं होता। आप बोलोगे ये तो मैं घर पे भी कर रही थी, लेकिन घर पे ये 24 लोग थे आपके साथ नहीं थे। आपने अलग को इन्वोक किया, आपने अलग को इन्वोक किया, आपने अलग को इन्वोक किया, आपने उनको इन्वोक किया। ये लोग उनको जानते भी नहीं है, क्योंकि हम 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं कि नहीं, है ना, कितने गुरु, कितने मास्टर, कितने एंजल्स। तो जब हम अलग अलग को आह्वान करते तो उनकी भी तरंगे मिलना शुरू हो जाती है। जैसे हम मॉल में जाते तो हमको कैसा एक पेस्ट खरीदनी होती है तो 10 प्रकार की पेस्ट मिल जाती है, 10 प्रकार की साबुन शैम्पू मिल जाती है, जो आपको पता भी नहीं, अच्छा ये कंपनी भी ये बनाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो इजी हो जाता है कि नहीं, कि एक ही जगह पे आपको सब चीज मिल रही है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट, राइट? तो जो आपका अनहील पार्ट है ना, अब ध्यान से सुनना, वो दूसरे का पूरा हील्ड पार्ट है और वो इस रिट्रीट में आया हुआ है, तो उसका फायदा होगा कि नहीं? आप बोलोगे मेरे अंदर जो इतना प्रॉब्लम है ये, और सामने वाला का तो एकदम मस्त है ये, तो जो आपका अनहील पार्ट है उसका काउंटर पार्ट इसी रिट्रीट में है, और आप उसे या तो कॉन्शियसली कनेक्ट हो जाओगे या सुपर कॉन्शियसली कनेक्ट हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन यहां जाने के बाद आप ठीक हो जाओगे। इज इट राइट? उसकी तरंगे कब आपको काम आएगी ना, आपको नहीं पता चलेगा। आपको लगेगा हाँ ये भी तो पार्टिसिपेंट है, ये भी अपना दुख लेके आया है मेरे जैसा, ये भी अपने कुछ प्रॉब्लम लेके आया है, लेकिन ये वो हील्ड पार्ट लेके आया है जो आपका अनहील्ड पार्ट है। तो उससे मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आपसे सुपीरियर है या आप इंफीरियर है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो है और उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप हैं। इज इट क्लियर? हमारे जब एग्जीबिशन होते हैं ना, स्पिरिचुअल एग्जीबिशंस होते हैं, तो कोई टैरो कार्ड लेके बैठता है, कोई जेम स्टोन लेके बैठता है, हम ऑरा स्टॉल लेके बैठते हैं, तो हम वेट करते हैं कौन किसके स्टॉल में कौन सा कस्टमर आता है। लेकिन जब कोई कस्टमर नहीं होता ना किसी भी स्टॉल पे, तब हम एक दूसरे के स्टॉल पे जाते हैं। हम बोलते हैं यार मेरा भी तो थोड़ा टैरो रीडिंग कर, वो करता है। फिर दूसरा कहता है मेरा थोड़ा आकाशिक रिकॉर्ड कर, मेरा थोड़ा डाउजिंग पेंडुलम कर। कोई हमें आके बोलता है हमारी थोड़ी ऑरा रीडिंग कर। तो वो जो खाली टाइम रहता है ना, जब कस्टमर नहीं है, तब हम ये काम करते हैं। तो ये भी जो आपका पॉज वाला टाइम है ना, जहां पे अभी आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो बिकॉज आप घर से बाहर आ गए हो, तो अभी आप एक दूसरे से अपनी रीडिंग करवाओगे, एक दूसरे से सॉल्यूशन लोगे, एक दूसरे से एनर्जी लोगे, हीलिंग लोगे आप। इज इट राइट? राइट? और ये ऊपर वाले की रचना है कि ये क्रिएट उसने ही किया है और आपको यहां तक लाया है। क्योंकि इतने समय तक आप जो प्रे कर रहे थे, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, भगवान मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो भगवान को वो पता है कि इसका काउंटर पार्ट कहाँ पे है। अब आपको भाई ये नहीं बोल सकता हूँ इस आंटी को कि आप उनके घर पे जाओ। आप जाओगे, आप बोलोगे मैं जानती नहीं, मैं उसके घर पे क्यों जाऊं, और ये आपको घर पे क्यों बुलाएंगे। लेकिन ये रिट्रीट में आप आए हो और आपको ये नहीं पता कि आप दोनों को बुलाने वाला वो एक ही ऊपर वाला बंदा है। दिस इज अ साइलेंट प्ले। इज इट राइट? हमारे जूम सेशन में क्या होता है, मुझे अभी यूएस के जो नए ऑर्गेनाइजर है ना, वो मुझे पूछे क्वेश्चन मीटिंग में कि सर आप न्यू कमर्स को क्यों स्पीकर रखते हो, मतलब ये लोग पूरी तरह से अभी तक आपके जैसे तैयार भी नहीं हुए और आप उनको क्यों अलाउ करते हो। बिकॉज देखो इंडिया में हर एक चीज चलती है, बाहर के देशों में नहीं चलती है। तो मैंने उनको एक सिंपल बताया, मैंने कहा हमारी दृष्टि से कोई एनलाइटेड पर्सन नहीं होता है, हर एक के पास कुछ तो लाइट है, और वो जब लाइट देने बैठता है ना, तो भगवान को पता है कि इसकी लाइट किसको चाहिए। वही 10, 15, 20, 50 लोग आएंगे, तो वो मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे कुछ उनको ऐसे कोई अलग स्कूल में डाल के कुछ ट्रेन नहीं करना होता है। बस एक इंटेंशन डालना होता है कि इस बंदे से जो भी सोल कनेक्टेड लोग हैं वो आज इस जूम सेशन में कनेक्ट हो जाए और उनका फायदा हो जाए। इज इट राइट? समझ पा रहे कि नहीं? अब कंपनी वाला जब प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो इंटेंशन ये नहीं रखता कि ये मेरा प्रोडक्ट जो है ना ये बिग बाजार में जाना चाहिए, ये रिलायंस स्मार्ट में, वो नहीं। वो सोचता मैं बना के रख दूंगा, ये जो
होलसेलर वाले थे ना, ये उनके चॉइस है कि कहाँ पे उसको प्लेसमेंट करना है। इज राइट? तो कितनी मतलब जबरदस्त ये थियरी है कि कहाँ बनता है प्रोडक्ट और कहाँ बिकता है प्रोडक्ट और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। यू नेवर नो। इज इट क्लियर? आप है ना सिर्फ उसको होने दो। ये सिर्फ मैं अभी एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। लास्टली बिफोर आई एंड द टॉक, मैं आपको मनी की भी बात कर रहा हूं। जो पैसा आपने यहाँ पे अभी हमको दिया है 30,000 या जो मुझे नहीं पता, जो भी आपने यहाँ पे दिया है, ये अमाउंट अब इस होटल में जाएगा, ये फूड के लिए जाएगा, ये लोग अपनी सैलरी लेंगे, ये अपने गांव में जाएंगे, अब दिवाली में अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे। मतलब आपका पैसा देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। कुछ लोग यहाँ से मनी ऑर्डर करेंगे, कोई पोस्ट करेंगे, कोई पेटीएम से अपनी फैमिली को कहीं गांव में पैसे भेजेंगे। तो आप सोचो ये पैसा अगर आप यहाँ नहीं देते रिट्रीट में, तो आपको उन तक जाना पड़ता है जिनके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। इजीली पहुंच रहा है कि नहीं? इसलिए ये युग में ये सिक्स्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, कि जहां हम अपना ऑरा नहीं पहुंचा सकते, इतना एक्सपांड नहीं कर सकते, हमारा सिक्स्थ एलिमेंट वहां पहुंच जाए। इतना तो अपना ऑरा नहीं फैला सकते हो ना आप? फैला सकते हो? मुझे बताओ। नहीं पहुंचेगा। यहां से जो आप नॉलेज लेके जा रहे हो, जो खाना यहाँ से आप लोगे, जो एनर्जी आपको मिलेगी, जो मेडिटेशन में मिलेगी, ये एनर्जी आप अपने घर में जाके अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को पास करोगे, तो ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए हुआ कि नहीं? इज इट राइट? तो ये कुदरत का जो खेल है ना, गिव एंड टेक वाला, ये आप और हम नहीं समझेंगे। किससे क्या मिलना है, अच्छी चीजें मिलनी है, किससे बुरी चीजें मिलनी है, नहीं, ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। किसी वर्स्ट एक्सपीरियंस लेना है ना तो ले लो, किसी से बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना है तो ले लो, किसी को कुछ ज्यादा देना है तो दे दो, और किसी से कुछ ज्यादा कोई आपको दे रहा है ना तो वो भी ले लो। इज इट राइट? जैसे अभी ग्रैटिट्यूड की बात हुई कि भाई हमने ग्रैटिट्यूड कर दिया, तो कहां तक चला गया आपका थैंक्स, आपको भी नहीं पता चला। इज इट राइट? उसका हार्ट चक्र खुल गया, आपका हार्ट चक्र खुल गया, आपने उसके ऑरा को खोल दिया एक ग्रैटिट्यूड से, एक फॉरगिवनेस से। तो इसमें ऐसी एनर्जी में शिफ्ट आएगा कि नहीं? जब आप करोगे तो आएगा कि नहीं? मतलब सिर्फ इन्वोकेशन से ऑरा चेंज नहीं होता है, उसके बाद जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे, फॉरगिवनेस करोगे, तो उससे और ज्यादा चेंज होगा। लव सेंड करोगे, करुणा सेंड करोगे, सिंबल सेंड करोगे, तो और चेंज होगा। अब समझ में आ रहा है ये कितना माइन्यूट चेंज हमारे ऑरा में कितना मेजर फायदा दे सकता है। काफी लोग बोलते हैं सर ये पूरे 5 दिन में मैंने तो सिर्फ 2-3 जगह ही कुछ शिफ्ट देखा, बाकी देखा नहीं। लेकिन ये 2 चीज डॉट स्पॉट में भी चेंज आया ना, मुझे लगता है 2-3 लाइफ बच गई आपकी, नहीं तो वो लाइफ लेनी पड़ती इतना चेंज करने के लिए। तो टेल मी विच इज इजी, एक लाइफ लेना या ये 5 दिन की रिट्रीट में आना, कौन सी इजी है? समझ में आ रहा कि नहीं तो ये इनका कर्मा अपने रूम पार्टनर के साथ, या सपोज यहाँ पे कोई लोगों के साथ जो कर्मा बाकी है, यहाँ पे क्लियर नहीं करोगे तो इनके साथ आपको कोई एक जन्म स्पेंड करना पड़ेगा, एक लाइफ लेनी पड़ेगी। तो दिस इज इजीएस्ट वे। तो पहले रात को गांव में सत्संग होते थे, भजन कीर्तन होते थे, वो इसी के वजह से आप वाइब्रेशंस क्रिएट करते थे और वो सबको पास करते थे। इज इट राइट? तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। जब आप खाना खाओगे, थैंक यू बोलोगे, तो ये थैंक यू सिर्फ इस बनाने वाले पे नहीं जाएगा, ये वो एग्रीकल्चर फार्मर के पास भी जाएगा जिसने उसके सीड्स डाले थे, जिसने बोए और जिसने उसको उगाया और मार्केट तक पहुंचाया और आपके थाली तक आया। तो एक थैंक यू बोलने से कितने बीच में होलसेलर है या जो भी स्टोरेज हाउस वाला है, सबको वो थैंक यू जाएगा, ग्रेटिट्यूड जाएगा। इज इट राइट? तो आपका ये थैंक यू बोलना ऑरा उस इंसान के ऑरा को भी चेंज ला सकता है जो फार्मर है। राइट? तो ऐसा मत बोलना कि नहीं मुझे फायदा हो तब मैं थैंक यू बोलूंगी, तब मैं ग्रेटिट्यूड, ऐसा नहीं, बोलते ही जाओ। कुछ भी नुकसान हुआ, कितनी बार मेरे साथ तो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए। कोई बोलता है ये मर गया, बोला वाह, तो वो बोलते वाह बोल रहे हो, क्योंकि अब आदत सी पड़ गई है। वो बोले आप मेरे साथ झगड़ा हो गया, बोला क्या बात करो, बोलते अरे आपको हंसी लग रही है, मतलब अब
मुझे कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं है तो मैं हर चीज को अच्छा बोलता हूँ। अब सामने वाला उसको एकदम इरिटेटली लेता है, अरे मैं इतना सुना रहा हूँ और आप ऐसा बोल रहे हो, तो मुझे वो लॉजिकली सेंस भी नहीं होता कि नहीं मुझे बोलता हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। हाँ हाँ राइट राइट मेरे मामा जी की डेथ में तब मैंने मम्मी को बोला अपनी, मैंने बोला अच्छा हुआ छूट गए ना, बहुत परेशान हो रही हाँ मैं कहते मम्मी ना मामी जी को अफसोस कर दे। मैं कहा अफसोस करने की Feel क्या किया, बात है? right. कह रहे अच्छा लगता है। मैं कहा मम्मी अफसोस वाली बात है, कितने पेन में थे, फ्री हो गए। Exactly. तो शर्म नहीं आती तो मैं कहा नहीं आती। नहीं मैं ये कि अभी हम कैसे, ऐसा नहीं हम ब्लंट हो गए, अभी हम रियलिटी में आ गए, जो लोग समझते नहीं है। लोगों को है ना वो कहते हैं ना मैनिपुलेटेड लाइफ पसंद है, ट्रुथ वाली पसंद नहीं है, हॉनेस्टी वाली पसंद नहीं है, कि जहां पे आप उस ट्रुथ को, हार्ड ट्रुथ को एक्सेप्ट करो इजीली, ऐसा नहीं है। कुछ ड्रामा करो, कुछ रो, कुछ इमोशंस, ये चीजें करो, लोगों को इकट्ठे करो, उसके बाद उनको लगता है हाँ अब इसने ठीक किया, अब इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि अब इतना हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कैंपस में जाते हैं ना, हाँ। मंदिर में जाते हैं, हमें ऐसे ना ग्रेवयार्ड या फिर उसमें भी जाना चाहिए हीलिंग करने के लिए। Exactly. वो भी एक एनर्जी है, एनर्जी है, राइट राइट। नहीं इसलिए जितने भी मतलब जहां पे भी दफनाया जाता है या जलाया जाता है, जो भी होता है, अल्टीमेटली देखो वो मदर अर्थ के साथ मर्ज होने वाली बात है। इज इट राइट? अब वो चीजें मदर ने तो फॉरगिव कर दिया, लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उस जो भी वहां बॉडी गई है उसको भी हम ब्लेस करें, ताकि उसकी सोल जहां पे भी गई है उसका रीबर्थ उस मेमोरी के साथ ना जाए, है कि नहीं, फ्रीडम के साथ जाए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जाए। इज इट राइट? तो उसका ऐसा कोई एक्चुअली ऐसा कोई क्या कहते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है या कोई ऐसा थियरी नहीं है कि हाँ ऐसे ऐसे ही करना चाहिए, बिकॉज ये रिचुअल्स नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये सिर्फ दिल से आना चाहिए। तो ऐसे ही रहा मेरे घर के सामने ना ग्रेवयार्ड। हाँ आपने बताया मुझे, हाँ आपने लास्ट टाइम मेरे को बताया था उसका रीजन। तो उसमें मेरा कई बार जब मैं मॉर्निंग में बाहर खड़ा होता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम 10 मिनट से 5 जितना भी टाइम बताइए उस एरिया को Bless करो, heal करो। प्लीज मंदिर में जाके तो हम ब्लेसिंग देते हैं, उनसे ब्लेसिंग दो, उनको ब्लेसिंग दो, exactly। और कुदरत तभी आपको ऐसी जगह पे घर दिलाता है जब उनको पता है कि आप लायक हो, कहाँ कुछ ब्लेस करोगे आप। इज इट राइट और रॉन्ग? डॉक्टर के पास पेशेंट कब आएंगे? जब डॉक्टर लायक है पेशेंट को ट्रीट, तब आएंगे ना, समझ में कि नहीं? तो कभी भी ऐसे बुरा समय आया ना तो ऐसा मत सोचो यार भगवान ने बुरा समय में मेरे को डाला, बुरे जगह पे मुझे घर दिलाया। अरे ये समझो कि तुम्हें लायक समझा है, ये प्रॉब्लम और किसी को जाता वो फेस नहीं कर सकता, तुम अच्छा फेस कर पाते, इसलिए बोला ये टास्क तो तुम ही ले लो, तुम लायक हो इसके। इज इट राइट? तो हम भी कैसा है ना, ये जितनी भी आपकी यहाँ पे रूट चक्र की फाइलें खोलेंगे, इसलिए खोलेंगे क्योंकि हमें पता है आप लायक हो, तभी तो रिट्रीट में आए हो आप, नहीं तो थोड़ी आते आप। नहीं तो दूसरे की जैसे आप भी एक्सक्यूज करते, नहीं नहीं अभी तो दिवाली है, सफाई करनी है, नहीं नहीं अभी तो बच्चों की एग्जाम है, ये कितने मतलब हजारों बहाने हैं, देखा बचाएगा तो सब छोड़ के भी आप यहाँ पे आए, आप लायक भी हैं और आपका अच्छा समय भी आया है। तो ये 5 दिन आप अच्छा इस्तेमाल करो, कम समय खाने पीने सोने में डालो, और मैक्सिमम टाइम आप जब भी आपको मैसेज आए कि ये हॉल में आना है कि वो हॉल में आना है, आप पहुंच जाओ, ठीक है कि नहीं? और कोई नहीं भी आता है ना, आप यहाँ आके अपनी मेडिटेशन साधना करो, ये करो, ये मत सोचो अभी भी कोई नहीं पहुंचा चलो मैं भी थोड़ी देर रूम में जाता हूँ, ऐसे मत करो। मिनिमम बातें करो, मिनिमम चैट करो, मिनिमम इंटरेक्शन करो, लेकिन मैक्सिमम अपना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में जाओ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में यहाँ ज्यादा करो। इज इट राइट? तो आपका मनी वैल्यू होगी, आपका समय का वैल्यू होगा, और आपको फिर दूसरी बार भी यहाँ आने की इच्छा होगी। जितने भी रिपीटर्स यहाँ पे आए ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो अपनी बहुत मेजर शिफ्ट करके यहाँ से जाते हैं, तो उन्हें इच्छा होती है पर दूसरी बार भी जाओ फिर से कुछ मेजर शिफ्ट लेके आओ, तीसरी बार भी जाओ फिर कुछ मेजर शिफ्ट लेके आओ। और उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि घर पे वो मेजर शिफ्ट नहीं होता है जो यहाँ पे होता है। और मैंने आज आपको पूरे ऑरा के माध्यम से बताया कि क्यों यहाँ मेजर शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे वो आत्माएं हैं जो अलग अलग जन्मों से आपके साथ जुड़े। तो एक ही जगह पे, मतलब जैसा
एक समय आता है ना, जो लोगों ने सुना होगा, लाइफ बिटवीन लाइफ, आपने सुना है कि नहीं? है ना, जैसे अभी अमन जी ने एक सेशन लिया था द कोर्ट ऑफ गॉड करके, राइट? तो भगवान की यहाँ पे अदालत लगती है, भाई तुम्हारे जो भी गिले शिकवे तुम सब सामने सामने बोल दो। तो ये भी एक कोर्ट ऑफ गॉड है। ये लाइफ बिटवीन लाइफ का एक टाइम है कि जहां पे आप सब आपस में, भले किसी को नहीं पता कि मेरा एक दूसरे के साथ क्या नेगेटिव कार्मिक है, लेकिन आप क्लियर कर देते हो यहाँ पे। इज इट राइट? तो रिट्रीट मुझे ऐसे लगता है, अकॉर्डिंग टू माय साइंस थियरी, कि ये लाइफ बिटवीन लाइफ इन द फिजिकल फॉर्म है, इन द फिजिकल फॉर्म। प्योर लाइट बनने के बाद तो ठीक है, आपने फॉरगिव किया, उसने फॉरगिव किया, लेकिन वापस बॉडी में आने के बाद, इमोशंस आने के बाद, फिर आपकी फॉरगिवनेस फिर गायब हो जाती है। लेकिन यहां पे आपके पास बॉडी भी है, इमोशंस भी है, माइंड भी है, लॉजिक भी है, और उसके बाद अगर आप फॉरगिवनेस करोगे तो ये बहुत बड़ी बात है, जो आसमान में भी नहीं हो सकती है, जो हेवन में भी नहीं हो सकती है। राइट? आप खुद सोचो कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजो और घर पे ही बोलो पढ़ाई करें, फर्क है कि नहीं है? आपने देखा होगा ना, अभी ये लॉकडाउन में ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क लगा, देखा कि नहीं आपने? ऑफिस के कामों में या स्कूल एजुकेशन में कितना फर्क पड़ता है, राइट? वहां पे लोग वीडियो बंद करके बोलते हैं हाँ मैं अटेंड दे रहा हूँ, और कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप पूरे अटेंटिव हो, आप ऑफलाइन हो, और आप उन लोगों के सामने हो एक दूसरे के, तो आपका अंदर का सोल जानता है कि ये बंदा कौन से जन्म से मेरे साथ जुड़ा है और क्यों इस रिट्रीट में आया है। तो जैसे इंसान, जैसे अभी आपने पैसे की बात की ना, कि आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे पे किए, तो मैं ये इसकी साइंस की थियरी समझा रहा हूँ कि जब इंसान बोलता है ना, हमें कमिटमेंट देता है, सर मैं रिट्रीट में आ रही हूँ, तो समझ लो तब उसकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई रिट्रीट के लिए। फिर जब कोई टोकन मनी देता है ना, तो पूरी रिट्रीट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो लोग क्या सोचते थे, 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अब तो हमें ऐप्स पता है, एप्लीकेशंस पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, आपका उस टाइम से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मैंने जितने भी अपनी लाइफ में ये सारे वर्कशॉप सीखे हैं या रिट्रीट्स में दूसरों के गया हूं ना, मैं जैसे अनाउंसमेंट होता है ना, मैं पैसे डाल देता हूँ। जैसे यहाँ आने से एक दिन पहले मैंने देखा कि मार्च 8 से 14 योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में हो रहा है, तो मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब $315 मैंने पे कर दिए। अब तो मार्च की बात है, मतलब ये अभी कौन सा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो उसमें ये भी लिखा था एंड मोमेंट पे भी आप करोगे तो आपको सेम अमाउंट पे करना है, तो कोई डिस्काउंट नहीं था। लेकिन मैं समझ गया कि अभी मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा ना, तो मेरा प्रोसेस अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन हमारा उल्टा बनिया दिमाग होता है, नहीं एंड मोमेंट पे करेंगे ना, पहले क्यों पैसे फंसा के रखना, तब तक अपनी अकाउंट में पैसा दे देंगे। नहीं, मेरा एक पर्सनल ये भी चीज है, जैसे हम लोग कहीं सोचते हैं कि हम रिट्रीट पे जा रहे हैं, हाँ, तो हम पीछे कौन मैनेज करेगा, जैसे लेडीज को रहता है घर कैसे हाँ, मैनेज, बिजनेस वाले को लगता है कि बिजनेस कैसे मैनेज होएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ आते हैं, जो सोल्स हमारे साथ कनेक्ट है ना, वो उस पे छोड़ दो, वो अपने आप मैनेज करते हैं। Exactly. उसको मैनेज कैसे करना, अगर हम यही सोच के बैठ जाएंगे ना मैनेज कैसे होगा, Right. तो वो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, इनके कनेक्टेड सोल ने 1-2 दिन में दूसरे ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसने किया, फिर उस तीसरे ने किया, चौथे ने किया, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल याद आया मुझे कि जैसे हम शादी की डेट फिक्स करते हाँ, हैं, प्रोसेस उसी दिन से स्टार्ट उसी दिन से स्टार्ट होता है। शॉपिंग शुरू हो गई, गोल्ड लेना, एग्जैक्टली, शॉपिंग करनी, पूरा माइंड भी वैसे चलता माइंड है। आपका उसी तरफ चलने लग जाता और अभी फिर आप है ना देखोगे, हाँ वो मुझे शॉप याद आ गया, मेरी मौसी ने भी उधर से शॉपिंग की थी, ये किया था, वो किया था। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं ना मेरे जो अकाउंट्स है ना, जैसे अभी पेटीएम अकाउंट है, उसमें मोबाइल के लिंक्स है या क्रेडिट कार्ड्स के सारे लिंक्स है, तो कुछ 8 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि अभी आपका बिल बन गया है और 22 तारीख तक भरो। मैं 8 को ही भर देता हूँ, समझ में कि नहीं? कल भी मेरा कुछ लाइट का आया, मैंने तुरंत भर दिया। ऐसा नहीं अच्छा ये तो 22 तक है ना, अभी तो यही डेट है, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे कभी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि ये मनी मेरे पास जो आया है मैं इमीडिएटली भेज दूंगा, ताकि उनको भी काम आ जाए और मेरा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो। तो कोई भी काम में, मैं सिर्फ यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम में ना आप डिले मत करो। जैसा कोई एक थॉट आया ना, उसको नाउ में मैनिफेस्ट करो, उसको टुमारो तक मत रखो, कल तक मत रखो। नहीं कल भी करेंगे ना, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा कभी मत करो। इज राइट? मतलब हम तो बिजनेस माइंड करेंगे ना, अरे भी इतने दिन पैसे हमारे अकाउंट में रहेंगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं। इज राइट और नॉट?
लेकिन फिर क्या होता है, बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं और कभी कभी वो डेट चली जाती है और आपको फाइन लग जाता है, 100 रुपये पेनल्टी लग जाती है। अब बोलते यार तब भर दिया रहता था तो, इज इट राइट? तो आपने जैसे रिट्रीट में रजिस्ट्रेशन किया, अभी लोग बोलते हैं हाँ मुझे ऋषिकेश आना है, तो आपका एनर्जी स्टार्ट हुआ। फिर आपने भले 1000 रुपया देके टोकन नंबर दिया, मतलब आपके अभी कनेक्टेड सोर्स भी धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे पूरे इंडिया में। इंडिया से बाहर भी जो लोग रहेंगे कहीं ना कहीं प्रिपेयर होंगे आप तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश। सी दिस इज द साइंस। 1000 रुपये में आपका कोई बड़ा बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा है और हमारा कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता कि आप दोगे तो फिर आपका इतना कटेगा या आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन कम से कम आपका अंदर से कमिटमेंट स्टार्ट हो जाता है और आप 10 लोगों को बोलना शुरू करोगे, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, 1000 रुपया पे किया, अब मैं जाने वाली हूँ। इज इट राइट? जैसे आप फ्लाइट बुक करते हो, मैं पिछली बार यूएस गया था, उसके पहले ही मैंने उस नेक्स्ट यूएस की मैंने टिकट्स निकाल के रखी थी। तो मेरे भाई ने बोला इतनी जल्दी क्यों है, अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम भी आने वाला हूँ। तो जब मैं यूएस गया वहाँ पे और लोगों ने बोला अरे यार सर आपका टाइम बहुत कम मिला, हमें और आपका टाइम चाहिए था। तो मैंने बोला अरे ये देखो नेक्स्ट डेट तो मेरे पास है, मेरी टिकट्स भी आ गई, मैं आ ही रहा हूँ। तो वो लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में क्या, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट राइट? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती है ना, वो कलेक्टिव पैटर्न से आती है। आप उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, फिर ये वापस सर्कमस्टेंसेस नहीं आएगा, वापस सबका ऑरा आपके ऑरा के साथ मैच नहीं होने वाला। ये मोमेंट में वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, ट्यूनिंग हो गई है। इस मोमेंट में अगर आपने उसको फॉरगिवनेस किया या आपने कुछ रजिस्ट्रेशन किया या आपने कोई बिल पे कर दिया कोई चीज का, तो समझ लो उसी मोमेंट में आपका प्रोसेस क्लियर हो गया, नेक्स्ट मोमेंट के लिए पेंडिंग में नहीं रहा। यू गॉट दैट सेंस? नहीं तो हम इंडियन लोग क्या बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाद वाला जो बीच का जो टाइम है ना, वो वेस्ट हो जाता है आपका। ये कभी मत करो। इसलिए अगर आपको हम लोग स्पॉन्टेनियसली बोलेंगे ना कि मुझे लगता है आपका रिग्रेशन करना है, नहीं मैं तैयार नहीं हूं, आप ऐसे मत बोलना, मैं कल तक बताती हूँ, ऐसे भी मत बोलना हमें। अगर हमने बोला कि आपका करना है और ये बंदा करेगा, आप उसको होने दो, बिकॉज कहीं ना कहीं ऊपर वाला आप और हमारे थ्रू ही एक दूसरे को मैसेज देने वाला है। कोई फिजिकल फॉर्म में कोई साईं बाबा नहीं आने वाले, कोई गुरु नानक देव नहीं आने वाले। इज इट राइट? तो आप है ना वो सोच के चलो कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब गॉड के मैसेंजर्स हैं, ये सब एंजल्स हैं मेरे लिए। तो ये जो भी मुझे मैसेज देंगे ना, आपको लगेगा ये बोल रहे कि मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन मैंने तो कभी नोट नहीं किया मेरे अंदर गुस्सा है। काम करना शुरू कर दो। बोले इसको क्या पता, ये तो आज ही मुझे मिला, ये तो थोड़ा अभी मैं अपसेट हूँ इसलिए मेरा गुस्सा निकल गया, अदरवाइज मेरे अंदर गुस्सा है नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? हम डिफेंड कैसे करते हैं, देखो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखो। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तो मेरा बेटा इरिटेट करता था, क्योंकि वो 5 साल का दोनों में गैप है। तो कभी भी वो इरिटेट होती तो मेरे को डैडी देखो मेरे को परेशान कर रहा है, तो मैं उसको जाके फॉरगिवनेस कर। तो तभी मुझे बोलती थी मैं क्यों करूँ, वो मुझे परेशान कर रहा है। मैं बोला तू जाके कर, तू परेशान हुई, बोलती हाँ मैं हुई, कर। तो उसने शुरू में तो मेरी बातें मान ली, अब उसकी हैबिट बन गई। और हैबिट बनने के बाद क्या हो गया कि अब दोनों में झगड़े ही नहीं होते, बिकॉज एक ने इतना फॉरगिवनेस किया कि दूसरा इरिटेट ही नहीं कर रहा है। और मैंने बेटी को इसलिए वो आदत डाली, बिकॉज देखो एक तो लड़की है, लड़कियों को सबसे ज्यादा लोग डोमिनेट करते हैं, टॉर्चरिंग करते हैं, और लड़कों को इतना ही ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, स्पेशली मदर तो ज्यादा ही करती है, राइट? तो अगर हमारे अंदर स्पेशली फीमेल्स का एक साइंस के हिसाब से भी देखेंगे तो होल्डिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू मेल, समझ में? तो फीमेल्स को जितना ज्यादा फॉरगिवनेस में डालो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डालो ना, तो उसमें पोटेंशियलिटी इतनी जबरदस्त होती है कि मास ऑफ द वॉल्यूम चेंज हो सकता है दुनिया। तो ये प्रैक्टिस क्यों ना लाएं? इज इट राइट? मेरी दादी को भी जब 95 की एज में मैंने ये हीलिंग सिखाई, उन्होंने प्रैक्टिस की, तो उनकी सारी फैमिली में मैंने चेंजेस देखे। तब से मुझे समझ में आया कि एक महिला के बदलने से यहाँ तो हजारों लोग चेंज हो रहे हैं। पुरुष के चेंज होने से कोई रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है मास में, लेकिन महिलाओं के बदलने से ना बहुत मास लेवल में डिफरेंस आता है। तो इसलिए भगवान, आप कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में देखो, भगवान 90% फीमेल्स को ही भेजता है, 10% ही 15% मेल रहते हैं। क्योंकि जहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है भगवान उसी को अपॉर्चुनिटी देगा। इज इट राइट? मेल्स को आप ऐसी कोई भी टेक्निक सिखाओ, वो जाके बिजनेस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करेंगे।
कि मुझे और पैसे कमाने हैं, मुझे अपना ये सपना पूरा करना है। फीमेल्स का इमोशंस हर एक जगह भरा पड़ा रहता है, हर एक के लिए, घर वालों के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, बच्चों के लिए, तो वो हर जगह उस स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करेगी। तो मुझे बताओ अप्लीकेशन ज़्यादा कहाँ है फिर? हाँ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? लोग उल्टा बोलते हैं, महिलाएं बहुत कार्मिक होती है, महिलाओं ने बहुत पाप किया है इसलिए उनको धोना ज़्यादा पड़ता है। एक्चुअली नहीं है, वो सोर्सेस ज़्यादा है, चिढ़ाते हैं, ऐसा है। समझ में ना कि नहीं? तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवॉल्यूशन क्रिएट होगा, ये चीज ध्यान में रखना। इज इट राइट? सो आई होप आपने पूरा ऑरा का साइंस समझ लिया, बिकॉज अब बाकी तो सब चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन ये रिट्रीट का पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमें समझना था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टॉक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये चीज हम इसलिए नहीं बोलते बिकॉज लोगों को ये लगता है कि शायद ये रिट्रीट की मार्केटिंग कर रहे हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, लेकिन ये साइंस है, ये फैक्ट है, और ये आप 5 दिन खुद एक्सपीरियंस करना। मैंने तो आज सिर्फ आपको वो एक लॉजिकल थॉट डाल के रखा है, लेकिन ये 5 दिन में जो भी ये कलेक्टिव चीजें जो आपकी चेंजेस होगी ना, जो घर पे बैठे नहीं हो सकती थी, ये आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। इज इट ओके? सो हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और 3:30 को वापस हम यहाँ पे आएंगे सभी लोग, और उसके बाद, और जिनका ऑरा नहीं हुआ है वो ऑरा करवा लेंगे, जिनका फोटोग्राफ रह गया है, और उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, बेसिक वाले और एडवांस वाले दोनों अलग हो जाएंगे, राइट? तो एक बार तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम उसका डिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।